गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा देख पा रहे हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर होता है, इनर्शिया हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो पहले मैं इनर्शिया के बारे में ही बात करना चाहूँ। एक्जैक्टली इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी। इनर्शिया कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग नहीं है। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी को हम कैसे जानते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है, वो रेस्ट में है, मोशन में है, डायरेक्शनल मोशन में है, तो वो उसी स्टेट में बनी रहना चाहेगी, या जब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसा हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्कस किया था, इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। इवन दैट जब इनर्शिया के मेजरमेंट की बात आई थी, तो इनर्शिया प्रॉपर्टी का मेजरमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉपर्टी किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तो होगी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? मास। तो मास का मेजरमेंट हम लोग किलोग्राम में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया बिलोंग्स टू मास, और इनर्शिया प्रॉपर्टी का अगर मेरे को कहीं ना कहीं मेजरमेंट करना है, तो वो इन टर्म्स ऑफ मास ही मैं करता हूं, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके टर्म्स में करता हूं। बिल्कुल इसी तरह से यहां मेरे को मिलता है इनर्शिया, साथ में क्या है? मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो वर्ड है, वो कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन से हम लोगों ने पिक किया हुआ है। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो देखिए ट्रांसलेटरी मोशन मेरे पास में ये वाला हो गया, और रोटेशनल मोशन सपोज ये वाला हो गया। तो अब ट्रांसलेटरी मोशन में मास जो काम करता है, क्या काम करता है? इसके मोमेंटम को कहीं ना कहीं गवर्न करता है, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को कहीं ना कहीं गवर्न करता है। बिल्कुल इसी तरह से जब रोटेशनल मोशन की बात होगी, तो इसमें भी एक क्वांटिटी आएगी जिसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहूंगा। वो वही रोल प्ले करेगी जो कि मास करता है ट्रांसलेटरी मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई से डिनोट करूंगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे यहां मास मेरा इफेक्ट कर रहा था किसको? लीनियर मोमेंटम को। इसी तरह से यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो एंगुलर मोमेंटम को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। एज वेल एज यहां मास मेरा इफेक्ट कर रहा था किसको? फोर्स को। तो बिल्कुल इसी तरह से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्ट करेगा किसको? टॉर्क को। तो आई होप सो आपको जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किससे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या ये शो करेगा? क्या शो करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ए बॉडी oppose any change in their rotational motion। अब रोटेशनल मोशन में सिंपल सी बात है, मान लीजिए रेस्ट में है, तो रोटेशनल मोशन आने में वो दिक्कत महसूस करेगा। अगर ऑलरेडी रोटेशनल मोशन में है, तो रेस्ट में आने में दिक्कत महसूस करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ अब मैथमेटिकली मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस of the particles constituting the body and the square of their respective distances from the axis of rotation। अब इस चीज को समझने के लिए मुझे एक डायग्राम की जरूरत होगी, वो मैं डायग्राम बना देता हूं। वैसे एक डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे दे भी रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। चलिए, नहीं ठीक है, इसी डायग्राम को यूज कर लेते हैं। अननेसेसरी स्पेस ऑक्युपाई हम लोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायग्राम भी अपने आप में अप्रोप्रिएट है, जरूरत होगी कुछ इसी पे मैनिपुलेशंस कर देंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए जरा, ये मान लीजिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी सब लोग जानते ही हैं, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो इसकी जो शेप है उसमें कोई चेंज ना आए, क्या हो गया? रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने यहां जेड के अलोंग ले रखा है। दूसरे दो जो प्लेन है मेरे पास, वो बचेंगे एक्स वाई प्लेन और क्या वाई जेड प्लेन, या एक्सिस की बात करता हूं, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस जेड के ऊपर क्या है मेरा? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बाकी बॉडी मेरी आपके सामने है ही। अब ये मैंने डिफरेंट मासेस ले लिए। सपोज इस पॉइंट का मास m3 ले लिया, इसका m1 ले लिया, इसका m2 ले लिया। अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर मैं कोई टॉर्क अप्लाई करता हूं, तो टॉर्क अप्लाई करने से क्या होगा? ये घूमना शुरू करेगी। नो डाउट आपको जो मैकेनिक्स है वो समझ में आ गई होगी, किसकी? रिजिड बॉडी के रोटेशन की। जहां तक बात थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या कहा था? हमने कहा था
m1r1 यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट का मास मल्टीप्लाइड बाई r1 क्या है? r1 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन किसकी? इस पर्टिकुलर मास m1 की। इसी तरह से m2r2 अब दूसरे पार्टिकल का मास क्या है यहां पे? m2। r2 क्या है? अगेन परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस बॉडी के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए मैंने क्या लगाया? mr² का कॉन्सेप्ट लगाया, वेयर m इज द मास ऑफ पर्टिकुलर स्मॉल फ्रेगमेंट या कह सकते हैं एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट का मास, और r क्या है? r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिनोट करते हैं हम लोग इसको इससे I से। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज समेशन mi/ri²। I मेरे पास सफिक्स है जो मेरा 1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? m तक जाता है, ये मानते हुए कि ये पूरी बॉडी जो है n स्मॉल पार्टिकल से और क्या है? फॉर्म हुई है, n स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है। तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ गया। यूनिट्स की बात करें, डायमेंशंस की बात करें तो यहीं से क्लियर होता है। मास के लिए यूनिट लेंगे हम लोग किलोग्राम और आर के लिए लेंगे मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर मेरे को इसका एसआई सिस्टम में यूनिट मिल जाएगा। जहां तक इसकी डायमेंशंस की बात है तो डियर स्टूडेंट्स डायमेंशंस जो है वो मेरे पास हैं ml2। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो नई क्वांटिटी थी उसके बारे में हम लोगों का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम बात करना चाहेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस की। तो शुरुआत ही मैंने यहीं से की थी क्या कि ट्रांसलेटरी मोशन में मास जो काम करता है वही काम यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन में मास लीनियर मोमेंटम को गवर्न करता है, मास इनर्शिया के लिए रेस्पॉन्सिव होता है। बिल्कुल इसी तरह से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए गवर्न होगा? एंगुलर मोमेंटम के लिए। एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा? रोटेशनल मोशन में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करेगा। इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। अब ये भी कहीं ना कहीं फिजिकल एस्पेक्ट ही है, तो देखें जरा किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था mr² का, तो वहीं से हम लोग देखते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो है जनरल mr²। तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले मैंने लिख दिया मास के ऊपर डिपेंड करेगा। साइज एंड शेप, अब बॉडी की साइज एंड शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, साइज मान लीजिए एक पर्टिकुलर साइड पे ज्यादा है तो नो डाउट r² करके बढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ कम है दूसरी तरफ के कम हो जाएंगे। तो बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा एज वेल एज शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर है मास का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मान लीजिए कि आपके पास में कोई मास m है, इससे आप एक तो रिंग बना देते हो और इसी मास से आप सपोज क्या बना देते हो? एक कोई डिस्क बना देते हो। मास उतना ही है लेकिन जब डिस्क बनाओगे तो नो डाउट इसका रेडियस कम होगा, और इतने ही मास से अगर रिंग बनाओगे तो इसका रेडियस ज्यादा होगा। तो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन वो इस स्थिति में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा मुझे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिलेगा बिकॉज ऑफ जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ही कहीं ना कहीं है। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, किस पोजीशन में वो है, किस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट कर रही है। अब मान लीजिए आपके पास ये लेमिना है, एक बार ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, हो सकता है दूसरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, इट मे बी तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो। तो हर अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अलग अलग होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये बात हम लोगों को यहां से क्लियर हो गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल एनालॉगस चीजें हैं तो मुझे आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ये बात हम लोग यहां अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिलेशन
एट ऑल फर्स्ट मैं इस फिगर के बारे में बात करना चाहूंगा आगे। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक रिजिड बॉडी है। आगे इस रिजिड बॉडी को मैंने ये माना है कि ये डिफरेंट छोटे छोटे मासेस से कॉन्स्टिट्यूटेड है, छोटे छोटे मासेस से बनी हुई है। मान लीजिए एक मास m1 यहाँ पे है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और nth ये है, बहुत सारे मासेस हैं। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बॉडी के अंदर न लेकर के बाहर ले रखा है। तो आपका मन है आप अंदर ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ये मान लीजिए इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि पुराने समय में जो हाथ वाला पंखा होता था, तो हाथ वाला पंखा आपको याद होगा, हो सकता है आपने देखा भी हो, नहीं तो मूवीज में तो देखा ही होगा। उसको ऐसे ऐसे करके हम लोग घुमाते थे, किसके लिए, हवा करने के लिए। तो बच्चों पूरा बॉडी यहाँ और एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल किनारे पे। कई बार क्या होता था, जो हमारे घर में माताएं बहनें होती थी या होती हैं, वो इसमें कुछ यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाती थी और बीच में थोड़ा खाली स्पेस होता था और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल अलग हो जाता था। तो ऐसे मान लीजिए कि ये जो फिगर है वहीं से इंस्पायर्ड है और इसमें ये हाथ वाला पंखा ही है और नो डाउट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कहीं दूर जाकर के मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। डिफरेंट मासेस की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्प्लेसमेंट है वो r1, r2, r3, rn हम लोगों ने ले रखी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक जनरल सा फॉर्मूला याद कर लूं, दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो काफी हेल्प मेरे को यहां से मिल जाती है। v क्या है, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो v है इन डिफरेंट मासेस की लीनियर वेलोसिटी। हर मास की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। m1 है तो v1, v2 whatever so vn, इन सब के लिए मैं ये ले लूंगा। जहां तक एंगुलर वेलोसिटी का प्रश्न है तो वो हर मास के लिए सेम ही होगा, क्योंकि सेंटर पे सबटेंड होने वाला जो एंगल है वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट, सेम ही होगा। तो ओमेगा सबके लिए सेम हो गया, v सबके लिए डिफर हो गया, r भी सबके लिए डिफर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे r1 है, r2 है, r3 है, rn है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को यूज करता हूं डिफरेंट वेलोसिटीज के लिए तो यहां से प्लेस कर सकता हूं, दैट इज vn इक्वल्स टू rn ओमेगा। तो ये मैंने वेलोसिटीज की बात की। अब काइनेटिक एनर्जी सब जानते ही हैं, क्या 1/2 mr² जनरल फार्मूला होता है, सॉरी mv² जनरल फार्मूला होता है। डिफरेंट मासेस के लिए 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2² प्लस whatever so 1/2 mn और vn²। ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल जाता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये जो वेलोसिटी v1 है इसको इन टर्म्स ऑफ r ओमेगा प्लेस करना है और मेरे को जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा, यानी जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में वो मिल जाएगा। तो डिस्टेंस यहां हम लोगों ने डाला v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू व्हाटएवर सो सारे मेंशन कर दिए। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की तो हर पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब इसमें v की वैल्यू हम लोगों ने डाली m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, व्हाटएवर सो। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 1/2 है वो सब में कॉमन है, ओमेगा जो है वो सब में कॉमन है। तो ओमेगा हम लोगों ने यहां सबसे बाद में कॉमन दिखा दिया, 1/2 सबसे पहले दिखा दिया। अब अगर आप देखेंगे तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर ये क्या है, ये है बेसिकली डिफरेंट पॉइंट मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया, दैट इज 1/2 समेशन mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और समेशन mr स्क्वायर को मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो दैट इज हियर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरे को 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के बराबर मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बीच में रिलेशनशिप मैं यहां से दे सकता हूं, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से मैंने दोनों क्वांटिटी को आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश की और ये होकर के आ गया। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं समझता हूं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब तो ये निकल के आ जाएगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा यहां एस्पेक्ट मेरे को मिलता है और वो एस्पेक्ट है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग इसे रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, कुछ लोग जायरेशन बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन है डिफरेंट, इंग्लिश में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन मिलता है। तो मैं पहले यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है, देन आफ्टर हम लोग इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे।
अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन या इसके ऊपर एक कोई छोटा न्यूमेरिकल हम लोगों से एग्जाम में डिस्कस होता ही होता है। बिना रेडियस ऑफ वेरिएशन के कोई भी क्वेश्चन पेपर पूरा होता ही नहीं है। तो मैं अगेन फिगर पे आता हूं डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई फिगर रिजिड बॉडी की है, यहाँ पे ये डिफरेंट मासेस हैं। अब इन सब के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्प्लेसमेंट है वो r1 r2 r3 ये हम लोगों ने दिखा रखे हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करना चाहूं इस पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास की, इसकी बात करना चाहूं सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास तो सब जानते ही हैं, किसी भी बॉडी के अंदर या उसके एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर एक ऐसा पॉइंट जहां मैं होल ऑफ द मास ऑफ बॉडी को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो ये मेरे पास यहाँ कॉन्सेप्ट था r1 का, r2 का, rn का। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के लिए r का कॉन्सेप्ट निकालता हूं तो इसी r को मैं रेडियस ऑफ वेरिएशन के नाम से जानता हूं। मैथमेटिकली मैं अभी इसको निकालना चाहूंगा, फिजिकली मैंने बताया कि ये रेडियस ऑफ वेरिएशन है क्या। देखिए क्या है डेफिनेशन, इट इज पॉसिबल टू फाइंड रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस का मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस से है या डिस्प्लेसमेंट है से है, कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पॉइंट की रेडियल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं। इसी बात को आगे रखा है, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। यानी यहां हम सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते थे पूरा एक फ्रेज में लिख करके, और अगर हमने उसको डिफाइन कर दिया वेयर होल ऑफ द मास ऑफ बॉडी, तो ये भी अपने आप में ठीक है। मैं इसको फिर दोबारा से एक बार डिक्टेट करता हूं। It is possible to find a radial distance from the axis. ये एक्सिस कौन सा है, रोटेशन वाला, where whole mass of the body is concentrated, यानी सेंटर ऑफ मास। चलिए अब इसके बाद में मैं इसको आगे एलोबरेट करना चाहूं, the distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body were concentrated k, यानी इसको जो हमारे पास में रेडियस ऑफ वेरिएशन है उसको r में कह करके हमने यहाँ पे क्या क्या रखा है, k कह रखा है, has the dimensions of length। obvious है, जब ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशंस किसकी रखेगा, लेंथ की रखेगा। और मेजरमेंट की बात करेंगे तो या तो मीटर में करेंगे या तो सेंटीमीटर में करेंगे। तो रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होता है ये बात हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जहां तक एक्सप्रेशन की बात है रेडियस ऑफ वेरिएशन के लिए, तो एक्सप्रेशन भी निकाल देते हैं, वही छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा है उसी के बेसिस पे निकलने वाला है। डायग्राम ऑलमोस्ट वही ऊपर वाला हम लोगों ने पिक किया, इसी डायग्राम के बेसिस पे कुछ लिखते हैं और देखिए रेडियस ऑफ वेरिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगेन ये मेरे पास में कोई एक बॉडी है, ऐसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ये डिफरेंट मासेस से कॉन्स्टिट्यूटेड है, m1 m2 m3 mn तक मैंने यहां पे रखे हैं। हर मास के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो r1 r2 r3 rn तक दे रखा है। रेडियस ऑफ वेरिएशन में और शो कर देता हूं कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है सपोज वो इस जगह पे है, और इस जगह का जो रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसको मैंने क्या कह रखा है, रेडियस ऑफ वेरिएशन कह रखा है और k से डिनोट कर रखा है। तो डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान सा तरीका है। मैंने यहाँ डिफरेंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ m1 m2 m3 नहीं है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया है कि इस बॉडी में जितने भी स्मॉल मासेस हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं, यानी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मास नहीं है, हर जगह पे सेम मास है, या मैं कह सकता हूं जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। जब मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो मुझे यहाँ m1 m2 m3 लेने की जरूरत नहीं होगी, मैं हर जगह पे m ले सकता हूं। मैंने यहाँ m को क्या निकाला जी, बाहर कॉमन निकाल दिया, ये हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसका एवरेज निकालने के लिए मैंने n से डिवाइड किया। जब मैंने इसको n से डिवाइड किया तो अपनी मर्जी से इसको n से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। n into n का मतलब क्या हो गया, एक छोटे पार्टिकल का मास स्मॉल m है, n कुल मिलाकर के पार्टिकल है, तो टोटल मास बॉडी का हो गया कैपिटल M। तो कैपिटल M मैंने पूरी बॉडी का मास लिया और ये फ्रेगमेंट मेरे को अलग से मिल गया। क्या मिल गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन m। तो नो डाउट मैं इस पूरे के पूरे बॉक्स को क्या कह सकता हूं, k स्क्वायर कह सकता हूं। मैंने अपनी तरफ से k स्क्वायर ले लिया इसको,
that is I equals to mk square where k is what रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर मैं k के सेपरेशन की बात करूंगा तो नो डाउट ये हो जाएगा स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस कहां तक rn स्क्वायर तक हो गया जी, अपॉन में क्या आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पास में m। इस तरीके से मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को यहां से डिफाइन भी कर सकता हूं। थोड़ी देर में हम लोग ये भी पढ़ना चाहेंगे कि आखिर रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत क्या है। देखो बच्चों, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अगर आपको ध्यान हो तो आज की ही क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक था वहां पे मैं थोड़ी सी देर के लिए क्या हुआ था, रुक गया था। क्यों रुक गया था कि जो फिगर मेरे को यहाँ पे दे रखी थी और जो फिगर मैं लेना चाह रहा था वो थोड़ी सी डिफर थी। तो अब मैं वही फिगर जो मैं लेना चाह रहा था उसको लेकर के कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, मानिए ये मेरे पास में कोई भी एक बॉडी है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये है। यहां डिफरेंट मासेस हैं, सपोज m1 है, m2 है, या व्हाटएवर सो m3 है, यहां पे m4 है, यहां पे mn है। अब इसका जो रेडियल डिस्टेंस है वो सपोज r3 है, इसका रेडियल डिस्टेंस सपोज rn है, इसका रेडियल डिस्टेंस सपोज r5 है, इसका r4 है, व्हाटएवर सो। अब अगर आप यहां देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो रेडियस चूंकि यहां एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर वाली जितनी भी रेडियस हैं अगर मैं उनको पॉजिटिव का साइन देता हूं तो ऑब्वियसली इधर वाली जितनी भी रेडियस होंगी उन सबको माइनस का साइन मुझे देना होगा, बिकॉज ऑफ मैं एक एक्सिस के टू एंड फ्रो बात कर रहा हूं या लेफ्ट राइट बात कर रहा हूं। अब यहां अगर मैं इन सारी वेक्टर क्वांटिटीज का सम लेता हूं तो मेरे को जीरो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। तो इस तरह से तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कांसेप्ट मैं ले ही नहीं सकता, रेडियस ऑफ गायरेशन का कांसेप्ट मैं बता ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूं, इन सारी की सारी जो रेडियसेस हैं इनका स्क्वायर करता हूं, अपनी मर्जी से स्क्वायर कर रहा हूं, फिर इनका मीन निकालता हूं। मीन निकालने के लिए मैंने n से डिवाइड किया है और मीन निकालने के बाद मैं इसको स्क्वायर रूट करता हूं क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से स्क्वायर किया था। तो स्क्वायर करने का बेनिफिट क्या हो गया? स्क्वायर करने का बेनिफिट ये हो गया कि ये सारी की सारी रेडियस अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। जो पॉजिटिव थी उनको स्क्वायर किया तो वो पॉजिटिव, और जो नेगेटिव थी उनको स्क्वायर किया तो वो भी पॉजिटिव हो गई। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये जीरो नहीं होगा। इस तरह से मेरे को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एक मीन डिस्टेंस का। तो मैं यहां इसको मीन डिस्टेंस ना कह करके मैं कहता हूं RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। मैंने पहले स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, देन आफ्टर रूट निकाला। तो एक्चुअल में ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा जो भी रेडियल डिस्टेंसेस हैं उन सब का RMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जरूरत हम लोगों को आगे भी बहुत पढ़ने वाली है, 12th में भी बहुत पढ़ने वाली है। आई थिंक आप RMS पहली बार यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर समझ लीजिए। RMS बोले तो स्क्वायर मीन रूट। पहले अपनी मर्जी से आपने स्क्वायर किया, क्यों किया? क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी इससे। फिर मीन निकाला, नॉर्मली हम लोग मीन निकालते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है और हम एक पर्टिकुलर सेंट्रल डाटा की बात करते हैं तो मीन निकालते हैं। अब आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे स्क्वायर किया था तो स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ RMS का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जैक्टली जो रेडियस ऑफ गायरेशन है मैं उसको RMS डिस्टेंस के टर्म्स में भी दिखा सकता हूं, RMS रेडियस के कांसेप्ट में भी दिखा सकता हूं। तो डेफिनेशन एक तो मैंने ऊपर पहले दे दी है, दूसरी डेफिनेशन हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं। दोनों ही रेडियस अपने आप, और दोनों ही जो डेफिनेशंस हैं वो अपने आप में एडिक्वेट हैं, दोनों ही अपने आप में अच्छी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे। आगे जरा देखें रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया। अब ये RMS के किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये बात मुझे समझनी होगी। सबसे पहले पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर मान लीजिए मैं एक ही बॉडी में डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडरेशन में ले रहा हूं तो नो डाउट मुझे जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो अलग अलग मिलेगी। मान लीजिए मेरा पहला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां है तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन अलग होगी। मान लीजिए मैं R1 ले लेता हूं। अब मान लीजिए मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहां से हटा के यहां ले लेता हूं तो नो डाउट ये दूसरा रेडियस ऑफ गायरेशन मेरे को मिलेगा। अब कोई क्या कहता है नहीं जी मैं तो यहां पे ऐसे लूंगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अलग होगा।
इसी बात को हम लोगों ने यहां पे लिखा है कि इट डिपेंड्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं इसको हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं, वर्टिकल ले रहा हूं, स्लैंट ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं। इसके बाद दूसरा मेरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अक्रॉस किस तरीके से मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन या जो आरएमएस डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग चूज करेंगे उसी के बेसिस पे हम लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा। अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग हो गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन निश्चित रूप से अलग हो जाएगा। तो दैट इज द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग दो छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। क्या है? थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखिए इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा, वो मैं पहले यहां समझने की कोशिश करता हूं, फिर इन दोनों थ्योरम्स की बात करता हूं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखें बच्चों, हमने इसके लिए क्या किया, ये कोई एक बॉडी कंसीडरेशन में ले ली, इसका ये एक कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडरेशन में ले लिया। अब मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं। मान लीजिए मैंने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहां ले लिया या यहां ले लिया या एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहां ले लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं? पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं। तो जब भी मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलरली शिफ्ट करता हूं, मान लीजिए मेरा पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ये है, अब इसके परपेंडिकुलर में एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ये वाला कंसीडर कर लेता हूं। देखिए पहला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक तीसरा भी हो सकता है। इन दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ये तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। तो अगर मैं अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कांसेप्ट होगा, और अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलरली शिफ्ट करता हूं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कांसेप्ट होगा। इनके स्टेटमेंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। इन थ्योरम्स के बेसिस पे काफी कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों को मिल जाएंगी। अच्छी अच्छी चीजें इन द सेंस, जो भी हमारे पास बॉडीज होती हैं उनका अगर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्यूट कर देता हूं तो बाकी जो एक्सिस हैं उनके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीस टू थ्योरम्स। तो पहले है मेरा क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं दोबारा से बच्चों डायग्राम बनाता हूं, यही वाला डायग्राम मेरा इफेक्टिव होगा, लेकिन मैं इसको दोबारा बनाता हूं, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है। तो देखिए जरा क्या है। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ये है, और इस एक्सिस को मैंने जो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको सपोज मैंने आई एक्स कह दिया। कोई भी नाम दे दो, आई एक्स दे दो, आई वाई दे दो, आई जेड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स कह दिया। अब आपने दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर किया, ये आपका दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो निश्चित रूप से पहले वाले के परपेंडिकुलर है। इसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको सपोज आपने आई वाई कह दिया। अब आप तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां कंसीडर करते हैं जो कि इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, लाइक दैट। इसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको आपने आई जेड कह दिया। तो अब देखिए आई वाई, आई जेड और आई एक्स, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या है समझिए, दैट इज आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड, या आप कह सकते हैं आई वाई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एक्स, या आप कह सकते हैं आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आप देख रहे हैं यहां जो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे, यहां कोई माइनस का साइन और या ऐसा कुछ फॉलो नहीं हो रहा। आप लोग ऐसा देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कर सकते हैं हम? सिंपल सा, किसी भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो बाकी के बचे हुए दो जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके रख देते हैं। किसी भी एक के अक्रॉस चाहिए तो बाकी जो बचे हुए दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं
उनके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करके रख देते हैं। यहां माइनस या प्लस का कोई साइन नहीं आ रहा, अलजेब्रिक रूल्स हमारे फॉलो नहीं हो रहे। अब एक बच्चा कोई कह सकता है कि सर ये अलजेब्रिक रूल्स यहां फॉलो क्यों नहीं हो रहे। देखो बच्चों, जो नई क्वांटिटी हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ी थी, ये ना स्केलर है ना ये वेक्टर है, ये एक तीसरे तरह की क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर। पूरी फिजिक्स में टेंसर क्वांटिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, उनमें से एक क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी स्केलर की तरह से बिहेव करती है, कभी वेक्टर की तरह से बिहेव करती है, कभी ना स्केलर जैसी करे ना वेक्टर जैसी करे, तो एक अलग ही इफेक्ट शो करती है। वही एक अलग कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने यहां पे पढ़ा है, इसलिए यहां अलजेब्रिक लॉ जो है वो फॉलो नहीं करते। सिंपल सा किसी भी एक एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। यह बात हम लोगों ने यहां पे लिख रखी है, आपको एग्जाम में अगर आती है तो आप इजीली ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डिस्कस करूं उससे पहले एक बार इस फिगर को भी जरा एक बार देख लो। ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, इसमें तीन एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने दिखा रखे हैं, आई एक्स, आई वाई, आई जेड। यहां एक दिखाया मैंने यहां पे आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, मैं इसको आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड भी लिख सकता हूं, या व्हाटएवर सोचो, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। अब है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए मैं इसी फिगर को कंसीडरेशन में लेता हूं। यही फिगर मैं यहां देखता हूं क्या है। ये आपके पास में कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ये ले रखा है, दूसरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास इसके पैरेलल ये है, और इन दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज क्या है, डी है। मान लीजिए इसे मैं कहता हूं आई आर, बिकॉज ऑफ यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन आर से डिनोट किया हुआ है। इसे कहता हूं मैं आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अक्रॉस एक्सिस ऑफ रोटेशन P। अब बीच की डिस्टेंस है मेरे पास D और इस पूरी बॉडी का मास है m, तो एक छोटा सा रिलेशन मेरे को मिलता है। क्या मिलता है? IP इक्वल्स टू आई आर प्लस एम डी स्क्वायर, यानी एक एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा उसी के पैरेलल किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो दो पैरेलल एक्सिस हम लोगों ने लिए हैं उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोगों ने यहां पे दे रखा है, एक्सप्लेन करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ए मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। तो जब भी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिफाइन करना हो तो आप ये पूरी की पूरी डिफाइन दे सकते हैं, यहां से आप लिखने का तरीका सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो, आप लोगों को डायग्राम जरूर देना है। विदाउट डायग्राम आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। यहां प्रॉपर हमने मेंशन किया हुआ है I इक्वल्स टू ICM। ICM मतलब एक जो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पहले ले रखा है उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ दिस बॉडी एंड d इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग कुछ रेगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, ये बात सीखना चाहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग, यानी हमारे पास रिंग है, पतली है, पतली समझते हैं, सारा का सारा मास सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही सिचुएटेड है। जस्ट लाइक आप मान सकते हैं बैंगल, मम्मी जो चूड़ियां पहनती हैं वैसा आप लोग इसको ले सकते हैं, वो भी पतले वाली चूड़ी, थिन सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे निकालते हैं? अब देखिए, बॉडी कोई भी रेगुलर है, होमोजीनियस है, तो उसके लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपसे यहां शेयर करता हूं, उसी के बेसिस पे आप सारे निकाल पाएंगे।
देखें जरा क्या है जनरल कॉन्सेप्ट। पहले मैं डायग्राम को डिस्क्राइब करूंगा। ये मेरे पास रिंग है। इस रिंग का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैंने यहां पे कंसीडरेशन में ले रखा है। जो इसका सेंटर है वो O है, जो रेडियस है वो R है, जो टोटल मास है वो कैपिटल M है। डिफरेंट तरीका मेरा ये होगा कि मैं पहले इसके यूनिट सेगमेंट का मास निकालूंगा। तो यूनिट सेगमेंट का मास होगा m अपॉन 2πr। m टोटल मास, 2πr टोटल सर्कमफ्रेंस। रिंग है तो सारा का सारा मास इसकी सर्कमफ्रेंस पे ही होगा। मास पर यूनिट लेंथ मैंने ये निकाला, यहां पे मेंशन कर रखा है। ये स्टेप्स हैं, 5 स्टेप है। वो 5 स्टेप के बेसिस पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंप्यूट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपने सर्कमफ्रेंस मास पर यूनिट लेंथ निकाला। दूसरा स्टेप में ये जो छोटा सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट आप लोगों ने कंसीडर किया है सपोज dx। तो dx सेगमेंट का जो मास है वो हम लोगों ने ले लिया m अपॉन 2πr इंटू dx। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, जो छोटा सेगमेंट है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। mr स्क्वायर हमने इसको लिखा था, अगर याद हो आपको तो देखें फॉर्मूला हमने लगाया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट अबाउट एक्सिस y बाय डैश वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको हम लोगों ने कंसीडरेशन में ले रखा है। देखिए di छोटा सेगमेंट है इसलिए हम लोग इसको di के नाम से जान रहे हैं। m अपॉन 2πr dx, ये तो हो गया मास इस सेगमेंट का, मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने सॉल्व किया, दैट इज mr ओवर 2πx। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास di है। थोड़ा सा काम करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट कहां से करूंगा, मैंने यहां से शुरू किया और पूरा घूम करके कहां आ गया, इसी जगह पे आ गया। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा, या तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्लोज इंटीग्रेशन कह सकता हूं उसको, या मैं लिमिट दे सकता हूं 0। यहां मैंने 0 कंसीडर कर लिया, 0 से लेकर के 2πr तक, यानी कंप्लीट सर्कमफ्रेंस के लिए। तो डिस्टेंस यहां पे ये इंटीग्रेशन करके दिखाया हुआ है। इस इंटीग्रेशन को मैं एक बार करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, जरा देखेंगे। यहां हमने di का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। i अगर निकालना है तो नो डाउट di का इंटीग्रेशन मैंने इधर किया है, इधर भी इंटीग्रेशन करूंगा, लिमिट्स दूंगा 0 से लेकर के 2πr, कैसे मैंने वो भी डायग्राम पे समझाया आपको। ये वैल्यू डाल दी mr ओवर 2π इंटू dx। यहां पे mr ओवर 2π जो है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी वो dx के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो मैंने mr ओवर 2π को बाहर ले लिया, dx का मैंने इंटीग्रेशन किया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, पहले से करते चले आ रहे हैं हम लोग। अब इसमें लिमिट डाली तो दैट इज mr ओवर 2π तो बाहर था ही, ये हो गया 2πr माइनस का 0। यहां से अगर मैं इसको कंप्यूट करता हूं तो i इक्वल्स टू mr स्क्वायर। एग्जैक्टली दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। बस ध्यान ये रखना है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, लेकिन जो इसका एक्सिलर रोटेशन है वो कहीं ना कहीं रिंग के परपेंडिकुलर पास होता है और रिंग के सेंटर से पास होता है। तो ये बात मुझे समझनी है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कहीं ना कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने चूज कर रखा है उसी के अक्रॉस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर मैं अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करूंगा तो निश्चित रूप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने निकाला वो एक पर्टिकुलर शेप के लिए निकाला है। मैं यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं उस शेप को, देखिए जरा कैसे। ये मान लीजिए मेरे पास रिंग है। अब ये रिंग को मैंने प्लेस किया, ये इसका सरफेस हो गया। सरफेस के परपेंडिकुलर ये सेंटर से पास होने वाला क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मैं रिंग के सेंटर और रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर रहा हूं, तब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस I इक्वल्स टू mr स्क्वायर को मैं डिफरेंट केसेस में कंसीडर कर सकता हूं। जरा देखेंगे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, समझने की ही सारी केसेस हैं। थोड़ा सा सेल्फ रियलाइज करेंगे, फिर बुक में दे रखी फिगर्स और जो फॉर्मूले हैं उनसे कंप्यूट करेंगे। मैंने ये निकाला mr स्क्वायर। अब मान लीजिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं यहां ले आया,
तो मैंने देखिए एक्सियल रोटेशन को यहां से नीचे ऐसे शिफ्ट किया, तो पैरेलली शिफ्ट किया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगाएंगे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? मानिए मेरा यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको ये कर सकता हूं, तो यहां मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक मेरे पास ये कॉन्सेप्ट था, मैंने यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था I = mr², मैंने दूसरा एक्सियल रोटेशन इसके परपेंडिकुलर ले लिया, तीसरा इसके परपेंडिकुलर ले लिया, तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कंप्यूट कर पाऊंगा। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, रिंग का जो केस है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जहां तक डिस्क की बात है तो मैं ये यहां पे कंप्यूट करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये आपको अपने आप से कंप्यूट करके देखना है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनके बेसिस पर स्टेप्स को मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं, जिससे कि आप आराम से घर पे भी निकाल सकें। कोई भी होमोजीनियस रेगुलर बॉडी होगी तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्यूट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप है मास पर यूनिट लेंथ का, दूसरा स्टेप है मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट का, तीसरा स्टेप है जो स्मॉल एलिमेंट हमने चूज किया है उसमें mr² जनरल कॉन्सेप्ट लगाते हुए di यानी उस छोटे से सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तीसरे के बाद में चौथा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, चौथे कॉन्सेप्ट पे ही हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाता है। पांचवा कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर मेरे को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत है तो मैं लगा करके उसे कंप्यूट कर दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाता है। अब बिल्कुल इसी के बेसिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का है, ये आप लोग घर से निकालेंगे। इसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। नो डाउट अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोग यहीं इसको सम अप करना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।